गांधी युग। आज का वीडियो का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। प्यार से इन्हें लोग क्या कहते थे? तो भाई कहते थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। इनकी माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज को इनका 5वां यानी दत्तक पुत्र कहा जाता है। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी तथा उच्च शिक्षा के लिए 1887 ईस्वी में भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। सामलदास कॉलेज में क्या प्रवेश लिया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 ईस्वी को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्ट्री के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई यानी LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए। वहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया। इसी वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 ईस्वी को गांधी जी को सचिव पद पर मनोनीत किया। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। 1896 ईस्वी के मध्य भारत आए यानी कि 1896 के मध्य में भारत आए, किंतु कुछ ही महीनों बाद पुनः अपने परिवार के साथ नेटाल वापस चले गए। 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। 1901 ईस्वी में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी उन्हें आवश्यकता महसूस करेंगे वापस से लौट आएंगे। गांधी जी 1901 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाख की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रकाशन यानी कि इंडियन ओपिनियन नामक के साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में नहीं हुआ था? तो उर्दू भाषा में नहीं हुआ था। और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। यह कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक के ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला। जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। मई 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने।
1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा किस व्यक्ति से मिली थी? तो लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? तो जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार यानी सचिव थे। महादेव देसाई महात्मा गांधी के कौन थे? तो सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी मुंबई लौट आए। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म एवं टॉल्स्टॉय फॉर्मों के अनुरूप कई फिनिक्स एवं टॉल्स्टॉय फॉर्मों के अनुरूप मई में अहमदाबाद के निकट 1917 ईस्वी में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। क्या कहलाता था? इनकी कुटिया तो हृदय कुंज कहलाता था। 4 फरवरी 1916 में महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थ्योरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्य हेतु दृढ़ रूप बताया है। यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वाले के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है, जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कहाँ का अधिवेशन? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के 3 कट्ठा पद्धति यानी कि 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा की जानकारी दी। नील की खेती करनी होती थी, उसकी जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुँचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कट्ठा पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह आंदोलन किनके विरुद्ध चलाया गया था? तो नीलहे जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिक ने भी भाग लिया था। 15 मार्च 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में फ्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी, लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया। इस सत्याग्रह में मजदूरों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों को लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। यानी कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन यानी भूख हड़ताल किया था तो 50% ना देकर 35% बोनस देने के लिए तैयार हुए थे। अतः इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल हुआ, यानी कि 1917 के बाद ये भी आंदोलन सफल हो गया। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। 22
22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। पहला था सत्याग्रह, दूसरा था भूख हड़ताल, तीसरा था बहिष्कार, चौथा था हड़ताल। गांधी जी के प्रमुख हथियार सत्य एवं अहिंसा थे। गांधी जी के प्रमुख हथियार कौन सा था? तो सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी की उपाधियाँ, महात्मा गांधी की उपाधियाँ देखते हैं लोग। अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया था? तो राष्ट्रपिता की। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें क्या कहा है? तो सर्वोदय का अग्रदूत। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 वर्ष के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। अब है रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक समिति का गठन किया गया जिसके तहत संदेह के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति का रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में आई जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। भारतीयों ने इसे क्या कहा था? काला कानून। तथा इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का भी कानून कहा गया है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया। पहला क्या था? होम रूलिंग, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा सत्याग्रह सभा। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पंजाब के पलवल जिला में वर्तमान हरियाणा में गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इसी एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। इसी कानून के तहत 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन कुचलू, पंजाब के कितने नेता थे? तो पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इस सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? तो पंजाब था। अब देखते हैं लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। उसी समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी एवं 1200 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। इस समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। इस नरसंहार के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया एवं डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए
अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग ने 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया तथा ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसके अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, C.R. दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डांडा फौज का गठन किया गया। किसका? डांडा फौज का गठन किया गया। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। अब है होम रूल आंदोलन देखते हैं लोग। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। यह आंदोलन कहाँ से प्रेरित था? तो आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए थे। 1918 तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क: बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ा तब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों का स्वशासन थी। अब है खिलाफत आंदोलन को देखते हैं लोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 ईस्वी के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। जिसका विरोध किसने किया था? तुर्की के खलीफा ने। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। 4 मार्च 1919 ईस्वी को इस आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। इस आंदोलन के दौरान ही हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। 13 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1921 ईस्वी में केरल में हुए मोपला आंदोलन की शाखा खिलाफत आंदोलन का ही एक भाग था। इस आंदोलन के बारे में एचिंसन ने कहा था कि इस आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। अब है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था।
क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में लाया गया था, परंतु CR दास तथा लाला लाजपत राय के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुए नागपुर अधिवेशन में मिली। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कैसरे हिंद उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने भी अपना राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। इस आंदोलन के दौरान एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, हिंदू मुसलमान की जय, हिंदू मुसलमान की जय। इसी अवसर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। पहली महिला कौन थी? बसंती देवी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने तथा छपरा में राहुल सांस्कृत्यानंद ने किया था। अब है अगला टॉपिक चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड को देखते हैं लोग। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में भीड़ ने 22 पुलिसपालों को जिंदा जला दिया। इस जुलूस का नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर कर रहा था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भगवान अहिर कर रहे थे। इस घटना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। इससे चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली गुजरात में थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध हुआ। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे ने गांधी के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाए। डॉक्टर मुंजे ने गांधी के विरोध में क्या लाया? निंदा प्रस्ताव लाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसका सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। और जज का नाम क्या था? ब्रूमफील्ड। 5 फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। अब है स्वराज पार्टी। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष CR दास थे तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक भी थे। यही दोनों क्या थे? इस पार्टी के संस्थापक भी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। दूसरा, राज्यों की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता दिलाना। डोमिनियन स्टेट की मांग करना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में से स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुईं, जिस कारण 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी।
स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मुंडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये स्वराज दल के नेता थे। कौन थे? विट्ठल भाई। ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। अब है बलसाड़ सत्याग्रह 1923 से लेकर 1924 ईस्वी तक हुआ था। डकैतियों का आतंक दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1923 ईस्वी में बलसाड़ के प्रत्येक के वयस्क व्यक्ति पर कर लगाने की घोषणा कर दी। इसे ही डकैती कर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो डकैती कर कहा जाता है। इसका प्रारंभ गुजरात के बलसाड़ से किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अंततः विरोध के कारण अंग्रेजों ने डकैती कर को रद्द करना पड़ा। अब है वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 ईस्वी तक यह सत्याग्रह चला था। यह केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति, यह किस जनजाति का सत्याग्रह था? तो इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टी के माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। अब है साइमन कमीशन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा हेतु तथा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी थी। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले संवैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केनहेड ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन करवा दिया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इसे कौन सा कमीशन कहते हैं? श्वेत कमीशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस आयोग में सिर्फ अंग्रेज थे। भारतीयों को इससे बाहर लॉर्ड इरविन के कहने पर किया गया था। किसके कहने पर किया गया था भारतीयों को बाहर? तो लॉर्ड इरविन के कहने पर। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी की अधिनियम की जांच करने भारत आया। इसका मूल नाम क्या था साइमन कमीशन का? इंडियन एस्टूटियरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग था इसका मूल नाम। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ तथा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया। इस कमीशन के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसके आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का कथन है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, मद्रास यूनियन पार्टी, पंजाब तथा डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन अम्बेडकर द्वारा संचालित ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट देखते हैं लोग क्या है। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट में कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे।
जिसका मुख्य उद्देश्य स्वायत्त यानी डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। जिन्ना ने अपने इस 14 सूत्री की मांग को इंग्लैंड में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया, जिनमें से अधिकांश मांगे अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन कब होता है तो 1929 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्यरात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को लिखे पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। इसका उल्लेख इन्होंने अपने समाचार पत्र इंडिया में प्रकाशित लेख के द्वारा किया। डांडी मार्च। अब है अगला टॉपिक हम लोग का डांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। इनके साथ कौन थी? सरोजनी नायडू भी थी। इस 78 सहयोगियों में से बिहार के गिरिवरधारी चौधरी थे। बिहार के कौन थे? तो गिरिवरधारी चौधरी थे बिहार से। इस यात्रा के दौरान 240 मील यानी 240 × 1.61 386.22 किलोमीटर 386.22 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिनों में पूरा किया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया था। किसने किया था? महादेवलाल सर्राफ ने। इस यात्रा में गांधी जी के साथ वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार थे। नमक सत्याग्रह के दौरान सोलापुर में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं लोग। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों के न्यायोचित उत्तर नहीं मिलने के कारण विवश होकर गांधी जी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। उनमें से एक के नमक कर की समाप्ति थी, लेकिन इरविन ने इसकी अवहेलना कर दी। इसी कारण गांधी जी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत अब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसाना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले से ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों का बंदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गढ़वा रेजिमेंट पेशावर के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस रेजिमेंट का नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। सविनय अवज्ञा के समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नाम से आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इनके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस आंदोलन के दौरान वहां की जनजातियों ने
यदुनाग के नेतृत्व में जियातरंग आंदोलन चलाए। कौन सा आंदोलन? जियातरंग आंदोलन चलाए। मणिपुर के युवा नागा जनजाति महिला गाइडिलियू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी संघर्ष क्षमता के कारण रानी की उपाधि प्रदान की थी। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी आंदोलन तथा चौकीदार कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सौम्य अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इसे सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने पर विचार किया। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते को एलन कैंपबेल जॉनसन ने महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बात मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। गोलमेज सम्मेलन यह 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक चला था। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम लोग देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर तथा केटी पॉल आदि ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि जिन्ना ने भाग लिया था और भीमराव अंबेडकर ने और केटी पॉल आदि ने भाग लिया था। अब है दूसरा सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसकी प्रारंभ 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होती है, यानी कि इसकी शुरुआत कब होती है इस सम्मेलन की? तो यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर वापस चले आए। इस सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीराबेन कर रही थी। इस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे तथा 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को बेंस्टियाना नामक इटली के जहाज से भारत वापस आए थे। किस जहाज से भारत वापस आए थे? तो बेंस्टियाना नामक जहाज से। और इंग्लैंड किस जहाज से गए थे? तो SS राजपूताना नामक जहाज से। गांधी जी वापस आने के बाद कहा कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपनी देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। भारत आने के बाद गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण पुनः गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक चला था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं लोग सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, लेकिन यहाँ द्वितीय जो सैन्य अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत कब होती है? तो 1932 में। और यह कब तक चलता है यह आंदोलन? तो 1934 ईस्वी तक यह आंदोलन चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी का सचिव महादेव देसाई थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई थे। अब है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को प्रारंभ होती है और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को समाप्त होती है। इस सम्मेलन में कांग्रेस, इंग्लैंड की लेबर पार्टी तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया था और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया था।
और जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस सम्मेलन के बाद ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। नोट: तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला है पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत। पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। महात्मा गांधी ने किस जेल में अनशन कर दिया? तो यरवदा जेल में। तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इसके तहत बौद्धों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। इसमें केवल मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति तथा ईसाइयों के लिए सीट आरक्षित थी। इस समझौते पर अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी और इसके समर्थक हस्ताक्षर किए थे, ना कि गांधी जी। अब है हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। गांधी जी ने किसकी स्थापना की? तो ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। आगे चलकर यह क्या कहलाया? हरिजन संघ सेवक कहलाया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया था। साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नोट: दलित वर्गों के संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अब है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खान यो सलीमुल्लाह खान ने किया। इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए। 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया था। किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया था। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और वायसराय के परिसर में कांग्रेस का दबदबा बन गया और मुस्लिम लीग की शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939, वहीं डेट को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था।
इन्होंने इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा खलील कुजामा ने इनका अनुमोदन किया था। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांगे के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो गया। अगला टॉपिक है हम लोग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आज़ाद करो। मुस्लिम लीग का नारा क्या था? बांटो और आज़ाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने CR फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया था कि यथासंभव वे भारत को संयुक्त रखें, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन योजना के तहत 14 अगस्त 1944 को भारत का विभाजन कर दिया। 14 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1944 को भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन कर दिया किस योजना के तहत? बाल्कन योजना के तहत। CR फार्मूला, बाल्कन योजना और CR फार्मूला। सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। यहाँ पे 44 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 47 होना चाहिए। 14 अगस्त 1947। अगला है सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे, यानी कि संयुक्त भारत के वे क्या थे? लियाकत अली, तो वित्त मंत्री थे। और जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वे वहाँ के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु चित्तरंजन दास थे। इनके गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की, किंतु 1921 ईस्वी में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस को मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1930 में कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के आरोप में बोस को जेल हो गया और 1941 ईस्वी में जेल से रिहा भी हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले थे। ये किससे मिले थे? हिटलर से। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया था। नेताजी की उपाधि किसने दिया था इन्हें? तो हिटलर ने दिया था। तथा हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और प्रशिक्षण जापान के द्वारा दिया जा रहा था। साथ ही जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप उपहार में दे दिया था। जापान ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सा द्वीप पे उपहार में दिया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप उपहार में दे दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज नाम दिया। आज़ाद हिंद फौज, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के
कप्तान बनाए गए। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उस समय अपने नियंत्रण में कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर के इम्फाल से दिया था। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान फार्मूसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर तथा KN कुंजरू जैसे वकीलों ने किया था।